स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की सबसे चर्चित और शायद सबसे अम, बेचैन करने वाली कहानियों में से एक कफन की दुनिया में उतर रहे हैं। और ये कहानी सीधी नहीं है, ये एक सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही चुभता है जितना 100 साल पहले चुभता होगा। जब भूख और लाचारी इंसानियत की सारी हदें तोड़ दें, तो उसका असली गुनहगार कौन है? वो इंसान या वो समाज? बिल्कुल। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं, लेकिन हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले। हम घीसू और माधव नाम के किरदारों के हर फैसले को एक तरह से कुरेद कर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बस दो कामचोर, बेपरवाह और बुरे इंसान हैं, या फिर वो एक सड़े हुए सामाजिक आर्थिक ढांचे की पैदाइश हैं। और शायद इसी ढांचे ने उनसे उनकी इंसानियत ही छीन ली। हाँ, यही सवाल है। तो चलिए कहानी के उस शुरुआती मंजर से शुरू करते हैं जो पूरे माहौल को तय कर देता है। जाड़े की अंधेरी रात, झोपड़ी के बाहर बाप बेटा बुझी हुई आग के सामने बैठे हैं। प्रेमचंद बताते हैं कि ये अपने कुनबे में काम चोरी के लिए बदनाम है। बहुत बदनाम। घीसू एक दिन काम करता है तो 3 दिन आराम, और माधव वो तो इतना कामचोर है कि 1 घंटे काम करें तो 1 घंटे चिलम पीता है। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। प्रेमचंद उन्हें सिर्फ आलसी कहकर नहीं छोड़ते। वो एक लाइन लिखते हैं कि घीसू किसानों के विचार से कहीं ज्यादा होशियार था। इसका क्या मतलब है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, प्रेमचंद उन्हें जायज नहीं ठहरा रहे हैं, वो उनकी मानसिकता की वजह बता रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वाले किसानों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, जहां वो अपनी मेहनत का फल दूसरों को खाते देखते थे, वहां वहां ऐसी मानसिकता का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं। तो घीसू का आलस सिर्फ आलस नहीं है। नहीं, वो एक तरह का निष्क्रिय विद्रोह है। उसका तर्क सीधा है, अगर मेहनत करके भी भूखा ही मरना है तो मैं मेहनत क्यों करूं? मतलब वो सिस्टम को समझ चुका है। वो जानता है कि इस खेल में मेहनत करने वाला हमेशा हारता है। ठीक यही बात है, उसने खेलना ही छोड़ दिया। उनकी गरीबी का मंजर भी देखिए। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कुछ नहीं। फटे छिथड़े पहने हैं, कर्ज में डूबे हैं, गालियां और मार भी खाते हैं, पर उन्हें कोई गम नहीं। ये जो उदासीनता है ना, ये कोई फर्क नहीं पड़ता वाला रवैया, ये एक हद के बाद लाचारी से पैदा होता है। और ये उदासीनता हमें उस रात को अपने सबसे क्रूर रूप में दिखती है। अंदर बुधिया दर्द से छटपटा रही है, शायद मर रही है। और बाहर ये दोनों चोरी के भुने हुए आलू खा रहे हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि कोई अंदर जाकर उसे देखना तक नहीं चाहता। डर इस बात का है कि दूसरा ज्यादा आलू खा जाएगा। इंसान इस हद तक कैसे पहुंच सकता है? ये उस वक्त की तस्वीर है जब इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत यानी भूख हर दूसरी भावना पर हावी हो जाती है। उनकी बातचीत भी तो देखिए। माधव डरते डरते पूछता है कि अगर बच्चा हो गया तो क्या होगा। हाँ, कहता है घर में तो सौंठ गुड़ तक नहीं है। और घीसू का जवाब, वो तो और भी हैरान करने वाला है। कहता है सब कुछ आ जाएगा, जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही तब बुलाकर देंगे। मतलब वो अपनी होने वाली औलाद या बहू की मौत को भी एक अवसर की तरह देख रहा है। हाँ, ये उसकी दूरदर्शिता है, लेकिन एक बहुत ही विकृत किस्म की। वो समाज के पाखंड को बहुत अच्छे से समझता है। वो जानता है कि जिंदा इंसान की मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा, लेकिन मौत और जन्म की रस्मों पर लोग पैसे जरूर खर्च करेंगे। बिल्कुल। तो क्या वो समाज को समझ चुके हैं कि समाज भावनाओं की नहीं बल्कि रस्मों की परवाह करता है? हाँ, वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। वो सिस्टम को हैक कर रहे हैं। एक तरह से। और इसी बीच जब वो आलू खा रहे होते हैं, घीसू को 20 साल पुरानी एक दावत याद आ जाती है। हाँ, ठाकुर की बारात की दावत। और वो जिस चाव से उस दावत के बारे में बताता है, वैसी तृप्ति मेरे जीवन में फिर कभी नहीं हुई। पूड़ियाँ, असली घी, रायता, चटनी। उसके लिए वो याद अंदर से आ रही चीखों से कहीं ज्यादा असली और जरूरी है। हाँ, भूख की याद, पेट भरने की सबसे बड़ी खुशी उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। ये यथार्थ से एक तरह का पलायन है। तो रात भर की इस लापरवाही के बाद सुबह मौत का सामना होता है। माधव अंदर जाके देखता है तो बुधिया ठंडी पड़ चुकी है, उसके मुंह पे मक्खियां भिनक रही हैं। इस पल में एक बदलाव आता है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। क्या मतलब? मतलब वो जोर जोर से छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। पड़ोसी आते हैं, दिलासा देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये दुख असली है? शायद हाँ, एक पल के लिए।
लेकिन वो दुख तुरंत एक दूसरी ज्यादा बड़ी चिंता में बदल जाता है। सही कहा, चिंता ये कि कफन और लकड़ी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। घर में पैसा तो वैसे ही गायब है जैसे चील के घोंसले में मांस। और अब वो फिर से उसी समाज के पास जाते हैं जिससे वो कटे हुए हैं, गांव के जमींदार के पास, जो उनसे नफरत करता है। पर यहाँ घीसू की चालाकी देखने लायक है। वो जमीन पर सिर रखकर रोता है, अपनी लाचारी का पूरा नाटक करता है। जमींदार जानता है कि ये लोग कामचोर हैं, उसे गुस्सा भी आता है। लेकिन मौत के मामले में वो भी रस्म से बंधा हुआ है। वो बेमन से 2 रुपए फेंक कर अपना पीछा छुड़ाता है। लेकिन घीसू सिर्फ 2 रुपए पर नहीं रुकता, वो बहुत होशियार है। बहुत ज्यादा। वो जानता है कि जमींदार का नाम इस्तेमाल करने से बाकी लोग भी पैसे देने में आनाकानी नहीं करेंगे। वो पूरे गांव में जमींदार के दान का ढिंडोरा पीटता है। तो ये सिर्फ भीख मांगना नहीं है। नहीं, ये सामाजिक दबाव का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। वो बनियों और महाजनों से भी पैसे वसूल लेता है। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने, और 1 घंटे में उनके पास 5 रुपए जमा हो जाते हैं। उस जमाने में ये एक अच्छी खासी रकम थी। बिल्कुल। तो अब उनके पास पैसे हैं, जिम्मेदारी पूरी करने का एक मौका है। एक पल को लगता भी है कि शायद वो सही काम करेंगे। जब वो बाजार जा रहे होते हैं तो उनकी बातों में एक झलक इंसानियत की दिखती है ना? हाँ, वो क्षण बहुत जरूरी है। घीसू कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और माधव भी कहता है, कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है। फिर वो अफसोस जताता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। इन बातों को सुनकर तो लगता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं दुख है, एक समझ है कि सिस्टम कितना गलत है। हाँ, वो समाज पर एक तंज कस रहे हैं। बिल्कुल, ये एक पल का आत्मचिंतन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई में अफसोस है या उनके अगले कदम के लिए एक बहाना? मतलब अपने ज़मीर को ये समझा रहे हैं कि जब समाज ही इतना पाखंडी है तो उनके पाखंड में क्या बुराई है। शायद कहानी इसे हमारे ऊपर छोड़ देती है और उनका अगला कदम बहुत जल्दी आता है। हाँ, वो एक शराब खाने के सामने पहुंचते हैं और कहानी में लिखा है दैवी प्रेरणा से वो अंदर चले जाते हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं लगता, ये उनकी दबी हुई इच्छाओं का विस्फोट है। सालों की भूख, सालों की हसरतें, वो उन 5 रुपयों में उन्हें पूरी होती दिखती हैं। हाँ, वो अंदर जाते हैं, शराब की बोतल मंगवाते हैं, फिर पूड़ियाँ, गोश्त, चटपटी कलेजी और तली हुई मछलियाँ। वो कफन के पैसों से एक शाही दावत उड़ा रहे हैं। और वो इसे सही भी ठहराते हैं। उनका जो तर्क है वो अपने आप में एक दर्शन है। घीसू कहता है कि कफन लगाने से बहू को क्या मिलता, उसके साथ स्वर्ग तो नहीं जाता। और फिर वो कहता है, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? ये तो नैतिकता को पूरी तरह से अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ लेना है। ये उनकी नैतिक तर्क शक्ति का चरम है। उनके लिए आत्मा की प्रसन्नता उस मुर्दा शरीर पर डाले जाने वाले कपड़े से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो एक तरह से कह रहे हैं कि जिंदा लोगों की जरूरतें मुर्दों की रस्मों से बड़ी होती हैं। और वो बुढ़िया को याद करते हैं, कहते हैं बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरकर भी हमें खिला पिला गई। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर कहानी अपने सबसे व्यंग्यात्मक मोड़ पर पहुंचती है। नशे में चूर माधव बची हुई पूड़ियां एक भिखारी को दे देता है और जिंदगी में पहली बार देने का गौरव और खुशी महसूस करता है। जरा इस विडंबना को देखिए। वो उस औरत के कफन के पैसों से दान कर रहा है जिसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ। और घीसू उस भिखारी को आशीर्वाद देते हुए कहता है, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है उसे जरूर पहुंचेगा। ये समाज, धर्म, पुण्य और नैतिकता सबका एक साथ उड़ाया गया सबसे क्रूर मजाक है। वो अपने सबसे अनैतिक काम में भी पुण्य खोज रहे हैं। नशे में उनकी बातें भी तो बदलती रहती हैं। कभी कहते हैं कि बुधिया जरूर बैकुंठ जाएगी, वो रानी बनेगी। हाँ, कहते हैं उसने किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, और फिर अचानक माधव फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है, बाबूजी बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी तो कितना दुख झेल कर। ये एक पल की ईमानदारी है, जब नशे में शायद उसका असली दुख बाहर आता है। लेकिन घीसू जो ज्यादा अनुभवी है उसे तुरंत संभाल लेता है। हाँ, उसे दार्शनिक अंदाज में समझाता है। कहता है, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। वो मौत को एक मुक्ति की तरह पेश करता है, शायद खुद को और माधव को अपराध बोध से बचाने के लिए। बिल्कुल। और कहानी का अंत, वो दोनों वही नाचने गाने लगते हैं,
ठगनी क्यों नैना झमकावे, गाते हुए उछलते हैं, कूदते हैं और आखिर में नशे में चूर होकर वहीं गिर पड़ते हैं। एक जिंदगी खत्म हो चुकी है और 2 जिंदगियां उस मौत से मिले पैसों पर जश्न मनाकर बेहोश पड़ी हैं। ये अंत हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आता है। घीसू और माधव ने जो किया वो भयानक है, अमानवीय है, लेकिन क्या वो पैदाइशी ऐसे थे? या उस व्यवस्था ने उन्हें ऐसा बना दिया जहां जिंदा रहने के लिए इंसानियत को मारना पड़ता है। प्रेमचंद कोई फैसला नहीं सुनाते, वो बस समाज का एक आईना हमारे सामने रख देते हैं। तो एक तरफ ये तर्क है कि उन्होंने अपनी आजाद मर्जी से फैसला लिया, उन्होंने शराब पीने का फैसला किया, कोई उन्हें बंदूक दिखाकर ये सब नहीं करवा रहा था। हाँ, इस नजरिए से वो सीधे सीधे विलन है। और दूसरी तरफ ये तर्क है कि जिस इंसान को समाज ने कभी इंसान समझा ही नहीं, जिसे हमेशा धुतकारा भूखा रखा, उसे समाज के नैतिक नियमों की परवाह क्यों होनी चाहिए? जब जिंदा रहते हुए उसके तन पर छितरा नहीं था, तो मरने के बाद कफन की रस्म उसे पाखंड क्यों ना लगे? इस नजरिए से देखें तो असली विलन वो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। और घीसू और माधव तो बस उस व्यवस्था के लक्षण हैं, बीमारी नहीं। हाँ। तो ये थी कफन की दुनिया, जो हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। और शायद यही प्रेमचंद की महानता है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि नैतिकता क्या सिर्फ भरे पेट वालों के लिए होती है? क्या घीसू और माधव बुरे लोग हैं, या वे सिर्फ जिंदा रहना चाहते थे, उस एक दिन के लिए ही सही, जब उन्हें राजाओं की तरह खाने और पीने को मिला? सही बात है। और जाते जाते एक विचार, इस कहानी का नाम कफन है, लेकिन कफन कभी खरीदा ही नहीं जाता। ये शीर्षक अपने आप में एक प्रतीक है, एक कमी का प्रतीक, एक सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक, जिसके लिए पैसा तो इकट्ठा होता है, लेकिन वो जिंदा लोगों की भूख मिटाने में खर्च हो जाता है। ये उस समाज के बारे में क्या कहता है जहां मुर्दों के रिवाज जिंदा लोगों की जरूरतें पूरी करने का जरिया बन जाते हैं? और क्या आज भी हमारे समाज में ऐसे घीसू और माधव मौजूद नहीं है? किसी और रूप में, किसी और मजबूरी के तहत, जो जिंदा रहने के लिए अपनी इंसानियत से हर रोज समझौता कर रहे हैं। सोचने वाली बात।